नमस्कार दोस्तों, हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक जीएस की फैकल्टी को जल्दी से जल्दी लाने वाला हूं, तो वो सर आज आ चुके हैं। सर बताएंगे कि आखिरकार जीएस को कैसे समझा जाए, कैसे याद रखा जाए। बच्चे वन लाइनर पे वीडियो पे ज़्यादा भागते हैं, वो बेसिक को नहीं समझ पाते हैं, तो एग्जाम टाइम पे वन लाइनर क्या होता है उसको भूल जाते हैं। तो आज हम सर बताएंगे कि जीएस को कैसे समझा जाए और कैसे लंबे टाइम तक याद रखा जाए। तो पूरी जीएस का अनुभव सर को है, कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, तो मैं सर को आमंत्रित करता हूं। विजय, मोस्ट वेलकम विजय कुमार सर, वेलकम सर। तो बच्चों को सर प्लीज अच्छे से बताइए। नमस्कार मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो सर से मैं जीएस, मेरा नाम वैसे विजय कुमार है। मैं जीएस फैकल्टी पढ़ाता हूँ। मुझे लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है। खासकर बच्चों ने, जब मैंने देखा है तो बच्चे देखते हैं कि वन लाइनर याद करते हैं, वन लाइनर याद करते करते अचानक भूल जाते हैं। कोई सिलेबस कहीं से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से। इसी टॉपिकों के साथ करते करते वो क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा कि आखिरकार जीएस को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे हम ज्यादातर याद कर सकते हैं। इसी में अगर हम देखें, जीएस पढ़ने के लिए, जीएस होता है जनरल स्टडी। कैसे हम जीएस को मैक्सिमम याद कर सकते हैं और कैसे हम जीएस को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जीएस पढ़ने का मेरा जो तजुर्बा है वो कहता है कि जीएस पढ़ें तो सबसे पहले क्या, ज्योग्राफी यानी भूगोल क्यों, आखिरकार भूगोल पढ़ने की क्यों आवश्यकता हुई पहले। तो मेरे दृष्टिकोण से भूगोल पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है क्योंकि किसी भी जगह का जानने से पहले उसे हम भूगर्भीय तौर से जानना बेहद जरूरी होता है। जिस किसी का अगर भूगर्भीय तौर से जान लें तो उसका हम इतिहास जानने में थोड़ा आसानी हो सकती है, और हम जिसका इतिहास जान लें उसे फिर हम इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम पॉलिटी, और उसके बाद उसमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी उद्देश्य के साथ मैं विजय कुमार आपके लिए ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ाऊंगा और उससे पहले बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या तरीके से हो सकता है। ज्योग्राफी पढ़ाने से, जिससे कि पहले के अगर हम देखें तो ज्योग्राफी होती है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे भारत के मानचित्र से। मानचित्र को ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मानचित्र का समझना बेहद जरूरी होता है। सो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और मानचित्र में हम समझते हैं कि भारत का मानचित्र कैसे तैयार होता है। मानचित्र बनाने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। सबसे अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो मानचित्र के साथ पढ़ें। ये है भारत का नक्शा। भारत का नक्शा आखिरकार हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ अवस्थित है, क्योंकि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें बेहद जरूरी है कि हम किस राज्य को कहाँ अवस्थित करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के अवस्थित राज्य। भारत के अवस्थित राज्य में हमने मैक्सिमम देखा है कि यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट और आपके बीएड के इंट्रेंस एग्जामों में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आपका तमिलनाडु कहाँ पर है, किस स्थिति में अवस्थित है, उत्तर में या दक्षिण में या पूर्व में या उत्तर में। इसी प्रकार अगर देखें जम्मू कश्मीर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि टेट, सुपर टेट में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाला हमने भारत में अवस्थित राज्य। हम स्टार्ट करेंगे कहां से, यहां बनाते हुए गुजरात से। तो हम यहाँ देखेंगे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर
ये वाला राजस्थान का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। ये वाला हिस्सा है गुजरात का। और जो भी मैं मैप बना रहा हूं ये केवल इंडिकेट के लिए है, इसकी कोई पर्सनल इसमें ये नहीं है कि ये यहाँ तक ही है, जहां तक मैं रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें, क्योंकि इसमें उसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर रहेगा क्या, यहाँ रहेगा पंजाब, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उसके बाद मैं इधर देखता हूँ ये वाला हिस्सा हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये वाला रहेगा आपका उत्तराखंड, ये वाला जो हिस्सा रहेगा आपका रहेगा यूपी, ये वाला जो हिस्सा रहेगा आपका एमपी, ये वाला जो हिस्सा रहेगा आपका महाराष्ट्र, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा रहेगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद यहां रहेगा आपका इस छोटे से बीच में रहेगा यहाँ कर्नाटक, और यहीं पर रहेगा आपका छोटा सा एक देश हमारा राज्य होगा गोवा। उसके बाद ये वाला जो होगा हिस्सा केरल, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा रहेगा आपका तमिलनाडु, उसके बाद रहेगा ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये वाला हिस्सा रहेगा आपका तेलंगाना, उसके बाद हम देखेंगे तो ये वाला रहेगा हिस्सा उड़ीसा, उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक रहेगा यहाँ बिहार, और ये रहेगा आपका झारखंड। हम अगर देखें यहाँ पर ये वाला रहेगा क्या पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम यहाँ देखेंगे ये रहेगा सिक्किम, सिक्किम के बाद अगर हम यहाँ छोटा सा देखें तो एक हमारा है क्या त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद अगर हम देखें ऊपर हम चलते हैं तो यहाँ पर रहेगा क्या आपका ये वाला असम, यहाँ देखेंगे तो ये रहेगा आपका मेघालय, ये देखेंगे तो ये रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे ये रहेगा आपका क्या नागालैंड, इसके बाद देखेंगे ये वाला मणिपुर, उसके बाद देखेंगे ये मिजोरम, और क्या रहेगा इसमें, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये चीजें एक बार मैप पे जाके एक बार यहाँ से रिकवर करके और आपको एक बार मैप पे स्वतः बनाना है, और जैसे ही आपको एक बार मैप पे बना देंगे आपको ये निश्चित तौर पर याद हो जाएंगे।
और जैसे ही आप ये याद हो जाएंगे तो यूपी टेट और सुपर टेट में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है, किस दिशा में अवस्थित है, या कोई भी राज्य पूछ सकता है आपके लिए। तो आप भी अगर आप एक बार मैप पे बना सकते हैं तो आराम से आपके लिए एक क्वेश्चन प्रॉपर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि भारत तो हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम देखते हैं भारत, तो भारत का नामकरण कैसे हुआ। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत का हमारा नामकरण कैसे हुआ। तो अगर मैं कुछ भी लिखवा रहा हूं तो आप प्लीज करके कॉपी पेन लेके बैठे और जो जो मैं बोलूं या जो जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं उसे आप नोट कर लेना। तो इसमें देखेंगे भारत का नामकरण। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं भारत, तो भारत जो नाम पड़ा था वो दुष्यंत, राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर, क्योंकि हमें पता है राजा दुष्यंत का पुत्र कौन थे, भरत। तो इन दुष्यंत के पुत्र के नाम पर किसका नाम पड़ा था, भरत। दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत के पुत्र थे एक भरत, और जिनके नाम पर इनका नाम, भारत का नाम पड़ा था भारत। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा, तो इसके देखते हैं हम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का जो नामकरण हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे, जब मैं आपके लिए नदियां पढ़ाऊंगा तो यहाँ एक नदी पढ़ाऊंगा आपके लिए, सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये फारसी लोग होंगे जो यहाँ से ऐसे करके इधर से आते होंगे, और ये जो फारसी लोग होंगे ये क्या होगा, यहाँ सिंधु नदी को हिंदू नदी कहेंगे। इसी सिंधु को हिंदू कहने से इस भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो फारसियों के सिंधु नदी के हिंदू कहने पर भारत का नामकरण क्या हुआ, हिंदुस्तान। उसके बाद देखेंगे हम इंडिया। इंडिया भारत का जो नामकरण है ये बेसिकली यूरोप कंट्री के लोगों ने दिया है। जो यूरोप की कंट्री हैं वो भारत में बिजनेस व्यापार के लिए भारत आए थे, और इन्होंने ये भारत के लिए इंडिया कहा था। तो किन्होंने दिया था, यूरोप ने, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के देश होंगे, उन्होंने इसको दिया है इंडिया। इंडिया शब्द जो मिला है इंडस शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें क्या भारत का, अगर हम प्रणालिक उल्लेख देखें किस में मिला है, तो भारत का पुराणों में जो उल्लेख मिला है वो मिला है आपका वायु पुराण में। किसमें मिला है, वायु पुराण में। और भारत को सर्वप्रथम कहते थे भारतवर्ष। प्राचीन में भारत को सर्वप्रथम क्या कहते थे, भारतवर्ष। तो सबसे पहले प्राचीन में क्या कहते थे, प्राचीन में कहते थे भारतवर्ष। एक और नाम रहा गया है इसमें, अगर हम यहाँ इंडिकेट करते हैं तो क्या, आर्यवर्त। भारत को हम आर्यवर्त भी कहते हैं। आर्यवर्त तो नाम दिया है, किन्होंने दिया, आर्य ने। भारत में अब आर्य आए और आर्यों के भारत में निवास हुआ, और उन्हीं के नाम पर इस देश को आर्यवर्त कहा गया। तो भारत के नामकरण में कुछ 4-5 पॉइंट हैं, आप इनको उतार लें, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं पीछे। अगर कोई भी बात मेरी ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करें और फिर बैक करें और फिर देखें।
जैसे कि आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक एक टॉपिक करते करते आपके लिए धीरे धीरे समझाता रहूंगा छोटे छोटे टॉपिकों में। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि भारत के नामकरण के बाद हम देखते हैं कि भारत का ग्लोब पर स्थिति। भारत की ग्लोब पर स्थिति। भारत की ग्लोब पर स्थिति हम देखते हैं, पृथ्वी हमारी गोल है, ये पृथ्वी हमारी गोल है और इस पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांटा जाए तो हम इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध और इसे कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। इसी उत्तरी गोलार्ध में इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इस वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को हम अगर देखते हैं तो मैं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए अक्षांश रेखाएं और देशांत रेखाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। अभी आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट समझ लें। तो ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये वाली रेखाएं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये प्रत्येक डिग्री पर ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये प्रत्येक डिग्री पर हम काटते काटते ऐसे करके बनाते हुए चले जाएंगे। ये एक अंश होगा, यहाँ पर मैं दूर दूर बना रहा हूँ, इसका मतलब होता है ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ऐसे करके बनते हुए ये हमारे यहाँ तक जाती है। ये क्या होगा, पॉइंट रहेगा और हमारा 90 डिग्री पर काटेगा। कितने पर? 90 डिग्री पर। अगर हम ये रेखा देखते हुए ऐसे कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखा। इन वाली रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। और देशांतर रेखाओं को ये भी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर पड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम जो हमारी समांतर रेखाएं होती है इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और ये पैरेलल लाइन होती हैं, इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसी में हम देखते हैं कि भारत ग्लोब पर कहाँ अवस्थित है। तो हम देखते हैं तो भारत यहाँ कहीं अवस्थित होता है। अगर मैं आपको इंडिकेट कराऊं तो भारत हमारा यहाँ कहीं अवस्थित है। भारत हमारा कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर। तो ये कहाँ पर स्थित है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है आपके लिए कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है तो इसके अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में कुछ वैल्यू होंगी, उनको हम देखते हुए देखेंगे। मैंने आपको बताया है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। कॉपी पर आप लिख सकते हैं कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इधर क्या होता है, इधर पूरब, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर और इधर आपका दक्षिण। अगर हम पहला लाइन डाल रहे होंगे ऐसे करके, अगर हमारे मानचित्र पे पहला लाइन पड़ रही होगी तो वो रेखाएं क्या होंगी, हमारी अक्षांश रेखाएं। और वो अक्षांश रेखाएं भारत के सबसे अंतिम अक्षांश रेखा कौन सी डिग्री की है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट रहेगा यहां पर 8.4 डिग्री। तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश बिंदु 8.4 डिग्री अक्षांश पर है।
इसके बाद हम देखेंगे ये वाला हमारा कितना, भारत का दक्षिणतम, भारत का उत्तरतम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर होगा। और इसको ये कितने अक्षांश पर है, तो 37.6 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री अक्षांश, 37.6 डिग्री। इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाले हमारे अक्षांश रेखा रहेंगे, ये वाले क्या रहेंगे, अक्षांश रेखाएं, ये वाली अक्षांश, और ये वाली जो रेखाएं रहेंगी आपकी, ये रहेंगी देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा हम देखेंगे किसमें, इसमें देखेंगे यहाँ पर होगा 68.7 देशांतर, और ये किधर पॉइंट पर रहेगा, आपका पश्चिम पॉइंट। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा पूर्वी पॉइंट कितना रहेगा, यहाँ पर हम मान लें तो 97.25 देशांतर। तो हम देखेंगे कि हमारा 8.4 अक्षांश दक्षिणी, और इसके बाद देखेंगे तो 37.6 अक्षांश हमारा उत्तरी। उसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी 68.7 देशांतर। उसके बाद देखेंगे पूर्वी तो 97.25 देशांतर रेखा। तो इसी प्रकार भारत का जो देशांतर में उत्तरी देशांत, उत्तरी, उसके बाद दक्षिणी, उसके बाद पूर्वी और उसके बाद पश्चिमी। इनके अगर कभी कभी क्या होता है, इनमें क्वेश्चन हो जाता है, नाम आ जाता है कि ये अक्षांश रेखा कहाँ पर है। तो अंतिम 8.4 को बोलते हैं हम कैप कॉमरेन। कैप इसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। इसको क्या 68 पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गौर माता। इसके हम क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम किप्सू। तो कोई भी पॉइंट आ सकता है, दक्षिणी पॉइंट पूछ सकता है, इनका अक्षांश रेखा पूछ सकता है, इनका नाम पूछ सकता है, इसका ये पूछ सकता है, इसका पॉइंट पूछ सकता है, इस नाम क्या किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका पूर्वी पूछ सकता है, आपका पश्चिमी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। इसके बाद आता है कि पूर्वी और पश्चिमी की कितनी लंबाई है। आपके यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट की ये वाली लंबाई कितनी है, और इस पॉइंट की और ये वाली लंबाई कितनी है। तो इस पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमारे पूर्वी और पश्चिमी की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम देखें हमारा कितना उत्तर से दक्षिणतम कितना है, 3214 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम की जो दूरी है 2933 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम देखें उत्तर से और दक्षिण तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत के अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व से अगर हम देखें तो हमारा जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल से कितना क्षेत्रफल है, 2.42%, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का 2.4% क्षेत्रफल है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं। एक और बात इसमें रहेगी कि भारत का विश्व में कौन सा नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा नंबर है। तो भारत का
क्षेत्रफल की जो दृष्टि है उससे है 7वां नंबर। कौन सा नंबर है? 7वां। भारत का अगर हम देखें तो भारत का जो नक्शा बनता है ये कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज आकृति का है। तो भारत का जो आकृति बनी हुई है नक्शे की, मैप की, वो कैसी है? चक्रीय चतुर्भुज। किस टाइप में बनी हुई? चक्रीय चतुर्भुज टाइप में बनी हुई है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना आप भी हमारे लिए। और आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कैसा नहीं लगा इसके लिए कहना। आज केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था। मैंने आपके लिए कोई विस्तृत आपको कोई बात नहीं बताई है, केवल इंट्रोडक्शन दिया है आपके लिए। वीडियो हमारा कैसा लगा कि अगर जैसा भी हो, और आप हमें टेक्स्ट मैसेज करना, नीचे हमें कमेंट करना और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो साथियों, विजय कुमार सर का क्लास कैसा लगा? और सर का आज डेमो क्लास था, शायद ही आई होप अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताना। और सर बाकी जो जीएस है, सारा जीएस बहुत अच्छा फैकल्टी है सर, काफ़ी अनुभव है जीएस का। तो वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक लाते रहेंगे। बाकी ये डेमो क्लास था, आई होप समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे से समझाएंगे डेमो के रूप में, शॉर्ट आपके लिए बताएंगे कि कैसे लंबा याद रखें। बाकी सपोर्ट कीजिए सर को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत डेमो के लिए। नमस्कार सर।